हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कि कैसे कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद कंपनी ने बढ़िया रन भी दिखाया, रिटर्न भी बढ़िया दिया 10 to 20% के आसपास। उसके बाद कंटिन्यूसली जो शेयर प्राइस है कंपनी का नीचे गिरता रहा। पर अब क्या है, थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो क्या ये न्यूज़ सही है और अब हमें देखना चाहिए इस कंपनी की तरफ? क्या हम इस कंपनी में अब इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से इन्वेस्ट करा हुआ है हायर लेवल्स पे तो क्या आपको एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? Q3 FY 2026 में 470 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू बुक करा है कंपनी ने। ग्रोस मार्जिन 34.3 के हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई पे है। यूनिट्स यहाँ पर 32,680 डिलीवर्ड हो गई हैं। मार्केट कैप भी कंपनी का भी पिछले एक क्वार्टर से बढ़ा है, जो कि हो चुका है 18,000 करोड़। पर आप कंपनी की जो यहाँ पर ग्रोथ है उसको 4 पाथ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पाथ है हाई ग्रोथ पाथ। इसमें भाई कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा था, जो कि था 22% का। पर इसमें क्या करा कंपनी ने, कस्टमर सर्विस को पूरा ही नेगलेक्ट कर दिया। उसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन चली गई, सर्विस क्वालिटी डाउन चली गई। और फिर कंपनी सेकंड फेज़ में यहाँ पर एंटर करती है। अगर आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे, उनके फीडबैक पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी वॉल्यूम्स डाउन जाएंगी। वही सेम चीज़ हुई ओला के साथ। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 55% से गिर गया। पर फिर कंपनी ने क्या करा, स्ट्रक्चरल चेंजेस करे। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या करे उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब कंपनी नई एक डायरेक्शन में जाने की फोकस कर रही है, जैसे बैटरी अब खुद की बनाएगी और सारी चीज़ें। और ये Q3 FY 2026 के कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। ग्रोस मार्जिन मैंने आपको बता ही दिया है। 483 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करे कंपनी ने। नेट लॉस में है कंपनी अभी भी 487 करोड़ के। कैश ऑन हैंड अगर आप देखेंगे तो 1991 करोड़ पे। तो जो अब कंपनी के यहाँ पर ऑपरेशनल एक्सपेंस देख रहे हैं वो 400 करोड़ है। तो इसके अंदाजन कंपनी 4-5 क्वार्टर गुजार सकती है नेट लॉस में। पर उसके बाद कंपनी जो है आउट ऑफ कैश हो जाएगी और फिर फंड रेज करना पड़ेगा फंड के लिए, या फिर डेट लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, वो कंपनी जाने। तो मार्केट कैप 3 भागों में डिवाइड हो चुकी है। बियर व्यू वाले क्या कह रहे हैं कि भाई अब चाहे कंपनी ग्रो भी कर ले, पर टीवीएस, बजाज और ये जो एथर हैं, इन्होंने इतना मार्केट कैप्चर कर लिया है कि भाई अब ओला को ग्रो करने के लिए दिक्कत होगी। फुल व्यू वाले क्या कह रहे हैं कि भाई ग्रॉस मार्जिन बढ़ने लग रहा है, आप देख लो। और यहाँ पर कंपनी ने अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्ट कर दिया है। कंपनी के जो यूनिट्स हैं, वॉल्यूम है, वो बढ़ रहे हैं। तो भाई केस बढ़िया चल रहा है। और एक तीसरी कैटेगरी भी है, वो कह रही है कि भाई अभी हम देखेंगे कंपनी के रिजल्ट को, जो कि मई में आने वाला है। उसके बाद भी 1-2 क्वार्टर देखते हैं। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो भाई हम स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं और एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हम सोचेंगे। अब आ जाते हैं मार्केट व्यू की। तो ये जो मार्केट व्यू है ये ईवी के रिलेटेड। तो 14 लाख यूनिट्स बिकी हैं ईवी की। ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो मोर देन 21% की रही है। ईवी पेनिट्रेशन अभी भी इंडिया में बहुत कम है, जो कि 6.5% टू व्हीलर्स में मात्र। ये सब्सिडी है ना जो ईवी की, वो एक्सपायर हो रही है मार्च 2026 में। तो इससे क्या होगा कि जो आप वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं सारी ईवी कंपनी में, वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि जो अभी तक आपको बेनिफिट मिल रहा था ना, वो आगे नहीं मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। लॉन्ग टर्म पेनिट्रेशन टारगेट जो दिए गए हैं टारगेट एजेंसी से, वो है 20 to 30%। इसका मतलब भाई 2030 तक 20 से 30% लोगों के पास यहाँ पर ईवी टू व्हीलर्स होंगे। ये यहाँ पर ग्राफ दिखाता है मार्केट शेयर का। अदर्स को 19%, हीरो मोटरकॉप के पास 7, ओल इलेक्ट्रिक के पास अभी भी 12% मार्केट शेयर है। एथर 17, बजाज सेकंड हाईएस्ट 21%, और टीवीएस मोटर के पास हाईएस्ट है जो कि 24%। यहाँ पर आप देखेंगे सबके ईयर ऑन ईयर राइज हुए हैं। ओला इलेक्ट्रिक आप देखेंगे ईयर ऑन 52% का नेगेटिव। ये मैंने आपको बताया, इसका रीज़न यही था, कस्टमर फीडबैक पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी सर्विस क्वालिटी डिग्रेड कर दी है। अगर किसी भी स्कूटर में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कस्टमर बोल रहा है कि भाई ये दिक्कत है, तो उसको सुन ही नहीं रहे। काफ़ी आपने वीडियो भी देखी होंगी। तो यहाँ पे जो गुडविल है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। कंपनी की नाम ख़राब हुआ है, कंपनी का ब्रांड नेम ख़राब हुआ है। तो इसकी वजह से भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि कंपनी अब कर क्या रही है। तो फर्स्टली कंपनी का टारगेट है कि भाई हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको हम घटाएंगे। पहले 840 करोड़ थी, अब 480 करोड़ के आसपास आ चुकी है। जो टारगेट कर रही है कंपनी, वो कर रही है भाई 300 करोड़ तक ले आएंगे कॉस्ट को। और ब्रेक इवन, तो अगर कंपनी 15,000 अपने स्कूटर बेच देती है महीने में, तो कंपनी ब्रेक इवन पे आ जाएगी कि भाई जितना मेरी कॉस्ट लग रही है उतना मेरे पास आ जाएगा हाथ में। और ये जो कंपनी ने टारगेट दिया है वो कही है कि भाई हम 2 क्वार्टर में अचीव कर लेंगे। जो हमारा लॉस आ रहा है 480 करोड़ का, उसको हम कवर कर लेंगे। और ये सर्विस पे भी अब कंपनी ध्यान देने की कह रही है। पहले लगभग अगर आज आप कंप्लेंट करते हो ओला के वहाँ जाके तो 14 दिन लगते थे। अब लगभग 7 से 8 दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और 80% जो चीज़ें हैं वो सेम डे सॉल्व हो रही हैं। ये अच्छी बात है। ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे डिक्रीज़ करी है कंपनी ने? एआई ऑटोमेशन करा है, हेड काउंट यहाँ पर कम करा है।
और ये मैंने आपको बताई दिया कि 15,000 स्कूटर बेचेंगे तो ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, उससे जितना ज़्यादा बेचेंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। मोट क्या है कंपनी का? तो कंपनी के पास जो सबसे बड़ा मोट है, आपने देखा होगा यहाँ पर रील्स में भी और न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा है कि कंपनी जो है 4680 भारत सेल की जो यहाँ पर बैटरी है वो प्रोड्यूस करने वाली है, और ये जो पहली होगी इंडिया में जो कि ये खुद करेगी। तो जो ये बजाज, एथर और टीवीएस हैं, ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से लेते हैं, तो उन्हें उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। पर ओला इसे अपने इन फैक्ट्री में कर लेगी, वर्टिकल इंटीग्रेशन कर लेगी, तो उस पर कॉस्ट बच जाएगा, थोड़ा मार्जिन इंक्रीज होगा इनका, और जो क्या है अपने अच्छे स्कूटर बना पाएंगे और कम दाम में बेच पाएंगे, ज़्यादा बेच पाएंगे। तो ये मार्केट अज्यूम कर रही है, तो इसलिए थोड़ा शेयर प्राइस है भी भागने लगा है। और ये जो बैटरी बना रहे हैं ना, इसके लिए इन्हें पीएलआई सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, थोड़ा यहाँ पर सब्सिडी भी मिलेगी। और ये पीएलआई क्या होती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि गवर्नमेंट देती है। और ये कितना होगा, 10 से 15,000 पर यूनिट की कॉस्ट यहाँ पर बेनिफिट होने वाली है ओला को। इससे पीयर्स हैं वो इसका फ़ायदा ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद की फैक्ट्री है नहीं। ये गीगा फैक्ट्री भी स्केल करने की बात कर रहे हैं कि भाई हम अपने 1 मिलियन जो व्हीकल हैं वो बना देंगे इस फैक्ट्री में ही। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो पीयर कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो कंपनी का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू कंपनी कह रही है कि FY26 में हम 3,500 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। और अगर आप कंपेरेबल देखेंगे तो 3.5 to 5x का यहाँ पर कंपेरेबल चल रहा है ईवी बाय रेवेन्यू का। तो उससे एंटरप्राइज वैल्यू आ जाती है कंपनी की 12,000 से 17,000 करोड़ के बीच में। तो प्राइस जो है वो आ रहा है 28 से 40 रुपए के बीच में, और करंट प्राइस भी अभी हमारा 40 ही चल रहा है। तो अब आ जाते हैं DCF पे। तो यूनिट्स हमने 35, 60, 90 अज्यूम करी हैं, और ये नीचे सेंसिटिविटी में आपको दिखेंगी। पर ग्रोस मार्जिन जो हमने अज्यूम करा है वो है 37 to 40% के बीच में। और वैक और टर्म में ग्रोथ कितने पे ली गई है, 13.5% और 4% पे। शेयर प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50 से 70 रुपीज़ के बीच में। ये बेस केस की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही बुक वैल्यू का निकाला जा रहा है जो कि आ रहा है 22 से 25। तो अगर आप ऑलमोस्ट एवरेज लेंगे तो लगभग जो करंट मार्केट प्राइस है वो जस्टिफाई हो रहा है कि भाई 40 रुपये के आसपास ही आएंगी सारी वैल्यू। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो ये है सेंसिटिविटी टेबल। तो इसमें क्या है, यूनिट्स कितना इंक्रीज करोगे, यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन कितना इंक्रीज करोगे, उसके हिसाब से यहाँ पर शेयर प्राइस दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे रीड करोगे, भाई 37% का ग्रॉस मार्जिन कंपनी अचीव करती है और 60,000 की यहाँ पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस कितना होना चाहिए, 72। ये एक फ्यूचर फोरकास्ट है, प्राइस कभी भी सही नहीं होता, ये बस एक मार्केट एस्टीमेट है। अगर आप इस वैक को या फिर टर्मिनल ग्रोथ को अलग ले लोगे तो ये अलग हो सकता है। तो बेसिकली इस प्राइस को आप ज़्यादा वो ना मांगे, इसको आप रेफरेंस मान सकते हैं बस। तो बात करते हैं रिस्क की। तो पहला क्या है, सर्विस। तो भाई कंपनी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही ख़राब है। 2 साल पहले तुम खराब सर्विस दे रहे थे, अभी तो कर रहे हो सही, क्या पता 1 साल बाद फिर खराब देने लग जाओ। परमानेंट शेयर लॉस। भाई बजाज, एथर, टीवीएस ने तो तुम्हारा मार्केट शेयर खा ही लिया। अब 20% से यहाँ पर मार्केट ग्रो होगी तो उनकी भी ज़्यादा ग्रो होगी, उन पे तो तुमसे ज़्यादा पैसा है वैसे भी। और तीसरा यहाँ पे कैश रनवे। तो भाई तुम्हारे पास सिर्फ अभी 1900 करोड़ का कैश पड़ा है, तुम लॉस में चल रहे हो। भाई तुम 3 क्वार्टर और लॉस में गए, तुम्हारा तो कैश ही ख़त्म हो जाएगा, कहाँ से रेस करोगे पैसे, डेट तुम्हें कौन देगा। तो भाई ये सारी चीज़ें। सब्सिडी मैंने बताया मार्च में ख़त्म हो रही है, उससे वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा। ओईएम कंपटीशन अभी इतना है नहीं मार्केट में, तो इसको डिस्कस करने का इतना फ़ायदा है नहीं। और अपकमिंग चीज़ें क्या हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्टली मई में रिजल्ट आ रहा है कंपनी का, उसमें हमें देखना होगा कि भाई कंपनी की वॉल्यूम्स तो उसमें हमें देखना होगा कि भाई कंपनी की वॉल्यूम किस तरह रही है, ग्रॉस मार्जिन कम तो नहीं हुआ, इबिटा लेवल पे जो लॉस है कंपनी उसे रिड्यूस कर रही है, और क्या कंपनी स्टेप लेगी आगे फ्यूचर में। रजिस्ट्रेशन कितने हो रहे हैं, बेसिकली वही वॉल्यूम। इबिटा ब्रेक इवन जा पा रही है कि नहीं कंपनी, हमने पीछे देखा 15,000 यूनिट चाहिए ब्रेक इवन के लिए, क्या उसको अचीव कर रही है, अचीव नहीं कर रही तो कितनी दूर है। और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट रेवेन्यू स्केल अप। ये बेसिकली बैटरी है, जो आप बैटरी बना रहे हो भाई वो एक एडिशनल आपका वो हो गया, वहाँ से आप मार्जिन जनरेट कर सकते हो। उस बैटरी को आप अपने स्कूटर में ना लगा के औरों को बेच सकते हो, डायरेक्ट आपका मार्जिन बढ़ गया वहाँ पर। तो FY27-28 में ये रोडस्टर अपनी मोटरसाइकिल भी लाने वाले हैं, जो कि 1 से 5 लाख के बीच में होगी। तो ये डायरेक्टली कम्पीट करेगी यहाँ पर ब्रांड से, जैसे रॉयल इनफील्ड हो गई और उन तरह की बाइक से। तो ये बेसिकली डिफरेंट कस्टमर को सेगमेंट करेंगे, उनको टारगेट करेंगे, तो ये एक पोटेंशियल गेन हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं की टेकअवेज की, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ग्रॉस मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पर,
ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कंपनी कम करने की कोशिश कर रही है। वॉल्यूम डिक्लाइन हुई थी पर अब स्टेबल हो रही है। हमें आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स में देखना होगा कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या कंपनी अपने जो टारगेट उन्होंने दिए थे उन्हें अचीव कर रही है, सही कह रही है। कैश का क्रंच आ सकता है, और अगर कंपनी ने जो बताया है जैसे बैटरी वो अपने खुद की मैन्युफैक्चर करेंगे, वो सब चीज़ें सही रहती हैं, उस कॉस्ट बेनिफिट को यहाँ पर अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, तो कंपनी एक काफ़ी अच्छा मोट बना सकती है और ग्रोथ स्टोरी देख सकते हैं हम दोबारा से इस कंपनी की। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने यही बताने की कोशिश करी है कि कैसे ओला इलेक्ट्रिक पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा शेयर है, कंपनी टर्न अराउंड की तरफ जा रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है, अपने लॉसेस को यहाँ पर रिड्यूस करने की सोच रही है, और एट लास्ट डिसीजन आपको अपना खुद का बनाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बाय सेल रिकमेंडेशन दे दूंगा, और अगर आप वही फॉलो कर लोगे तो आप खुद डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि क्या आप विश्वास कर सकते हो ओला पे, क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा नहीं है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, मेक योर ओन ड्यू डिलिजेंस फॉर पिकिंग स्टॉक्स।